स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 है ये, सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। दूसरा चरण देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। Why is October 16, 1905 regarded as an important day in the history of Indian national movement? ये जो तारीख है 16 अक्टूबर की 1905 की, इसको माना जाता है कि यह बहुत ही खास दिन है इतिहास के अंदर जो है कि आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। तो ये खास क्यों है, इम्पोर्टेंट डे इसलिए है क्योंकि बिकॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन दिस डे, क्योंकि इसी दिन जो है कि बंगाल का जो बंटवारा हुआ था वो इफेक्ट में, प्रभाव में इसी तारीख से आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु कंपोज द वंदे मातरम? किसने जो है कंपोज किया था वंदे मातरम को, किसने संगीत किया? स्टेट द रिएक्शन ऑफ द मासेस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि जब ऐलान हुआ कि भाई पार्टीशन होगा बंगाल का, तो क्या रिएक्शन था जनता का, मासेस का? पहला सवाल का जवाब ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कंपोज किया था वंदे मातरम। और रिएक्शन मासेस का क्या था, वो फॉलोज था। लीडर ऑफ द प्रोटेस्ट, जो आंदोलन में जो लीडर थे आंदोलन के, डिक्लेयर्ड इट अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट बंगाल, पूरे के पूरे बंगाल में ये शोक का दिन माना गया। इट वॉज ऑब्जर्व एज अ डे ऑफ फास्टिंग, कि इस दिन व्रत रखा जाए। देयर वॉज अ स्ट्राइक इन कोलकाता, कोलकाता में हड़ताल रही। पीपल वॉकड बेयर फुटेड एंड बाथड इन गंगा इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, लोग जो है नंगे पाँव चले और लोगों ने जो है कि गंगा के अंदर जो है कि अर्ली मॉर्निंग आवर में, यानी सुबह के वक्त में जो है स्नान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा अच्छा वो और भी सारे रिएक्शन है। तो द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता वेयर फुल ऑफ क्राइज ऑफ वंदे मातरम विच बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो है कि थीम सॉन्ग बन गया। और जो कलकत्ता की सड़कें थीं उस पे ये आवाज़ गूंज रही थी वंदे मातरम की। रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज द पैट्रियोटिक सॉन्ग आमार सोनार बांग्ला माई गोल्डन बंगाल फॉर द ओकेजन विच वॉज sung by huge crowds parading ऑन पैराडिंग द स्ट्रीट्स। रविन्द्रनाथ टैगोर ने है ये जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किया अमर सोनर बांग्ला, इस ओकेजन के लिए, जो एक इस जो है कि पर्टिकुलर वक्त के लिए, और जो है कि एक बड़ा सा क्राउड जो कि पैराड कर रहा था, चल रहा था सड़कों पे, गलियों पे, उसने इस गाने को गाया। द सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन वॉज सेलिब्रेटेड इन अ न्यू वे, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको अलग तरीके से मनाया गया। Hindus and Muslims tied rakis on one another's wrist as the symbol of unbreakable unity of the Bengalis and the two halves of Bengal. तो इसमें किया कि हिंदुओं ने मुसलमानों के हाथों पे, एक दूसरे की कलाई पे, दोनों ने ही एक दूसरे की कलाई पे राखी बांधी कि जो हमारी जो यूनिटी है, एकता है, ये अखंड है, ये टूटने वाली नहीं है। इन द आफ्टरनून देयर वॉज अ ग्रेट डिमॉन्स्ट्रेशन, दोपहर के बाद जो है कि आंदोलन हुआ। व्हेन द वेटरन लीडर Anand Mohan Bose laid the foundation of a federation hall to mark indestructible unity of Bengal, कि ये वक्त था जब जो है कि नेता आनंद मोहन बोस ने जो है कि नींव डाली फेडरेशन हॉल की, ताकि जो है कि ये एक निशानी हो कि ये हमारा जो बंगाल की एकता है वो अखंड है, वो टूट नहीं सकती। ऑल गैदर्ड देयर टुक द वोट टू फॉलो स्वदेशी, सब यहाँ पे एकत्रित हुए और सबने कसम खाई कि हम लोग स्वदेशी चीज़ें, यानी देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेम एनी टू प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द एंटी पार्टीशन एजिटेशन ऑफ बंगाल। दो जो है प्रमुख नेताओं के नाम बताने हैं जो एंटी पार्टीशन एजिटेशन में थे नेता बंगाल में। नेम द सॉन्ग कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन एजिटेशन, यानी एंटी पार्टीशन आंदोलन का मतलब है कि ये वो एजुटेशन था, आंदोलन था जो कि विरुद्ध था, पार्टीशन के खिलाफ था। तो दो प्रोमिनेंट प्रमुख लीडर इसमें ये हैं, एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, दूसरे बिपिन चंद्र पाल हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गाना कंपोज किया था उसका नाम है आमार सोनार बांग्ला माई गोल्ड इन बंगाल ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन एजिटेशन। और जो है कि इसको एक बहुत बड़ी भीड़ ने जो है कि इसको गाया भी, गलियों में पैरेड करते हुए
हु वेयर एजल्टिव नेशनलिस्ट। ये एजल्टिव नेशनलिस्ट कौन थे? एजल्टिव का मतलब है दबंग, बोल्ड, आक्रामक, मुखर राष्ट्रवादी इनको हिंदी में कहा जाता है। वाई वेयर दे सो कॉल्ड, और इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो बार बार अगर ये एजल्टिव वर्ड है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन द सेकेंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, दूसरे चरण में राष्ट्रीय आंदोलन के, देयर इमर्ज्ड अ न्यू एंड अ यंगर ग्रुप ऑफ लीडर। एक जो है कि नौजवान जो है कि ग्रुप लीडर्स का, नेताओं का उभर कर सामने आता है। और ये नेता कौन है? आप देख सकते हो कांग्रेस के अंदर से ही है। हु डिड नॉट एग्री विद द मेथड एंड आइडियोलॉजी ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर। जो पुराने जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर हैं, यानी वो जो गांधीयन पे रूल पे चलते हैं, या वो ये जो चाहते हैं कि बस थोड़ी सी जगह मिल जाए हमको राज करने की, मतलब थोड़ी सी जगह मिल जाए गवर्नमेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो उनको अर्ली नेशनलिस्ट के लिए कहा गया है। तो ये इनके बातों को नहीं मानते थे। दीज एंग्री यंग मैन, देखो लिखा हुआ है, ये गुस्से वाले जो आंदोलनकारी हैं, ये डिमांड करते थे कंप्लीट स्वराज, मतलब हमको थोड़ी बहुत जगह नहीं चाहिए, पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, हमको पूर्ण तौर पे हमको क्या चाहिए, अपना खुद का राज चाहिए, हमको स्वराज चाहिए। ठीक है, इसका ये डिमांड कर रहे थे। सेल्फ रिलेंट बाई मोर सेल्फ रिलेंट मेथड, यानी ऐसे मेथड जिसके ऊपर खुद भरोसा हो, यानी आक्रामक रूप से, उग्रवादी रूप से। दे ऑल्सो वांटेड टू हैव मास बेस फॉर देयर मूवमेंट। वो चाहते थे कि जनता जो है कि पूरा जन जो है कि वो बुनियाद बने इस आंदोलन का। दिस ग्रुप ऑफ लीडर केम टू बी नोन एज एजल्टिव नेशनलिस्ट। और इन्हीं को जो है कि आक्रामक राष्ट्रवादी या फिर मुखर राष्ट्रवादी कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? दे वेयर सो कॉल्ड बिकॉज दे हैव डिफरेंट आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है नज़रिया। इनका नज़रिया ही अलग था, है ना। दैट एडवोकेटेड एक्टिव रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, जो वकालत करते थे एक्टिव रेजिस्टेंस की टू ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ एकदम बिल्कुल विरोध प्रकट करते थे, रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द थ्री प्रोमिनेंट एजल्टिव नेशनलिस्ट लीडर। अब ये मुखर जो राष्ट्रवादी हैं या आक्रामक ये राष्ट्रवादी हैं, इनके तीन प्रमुख नेताओं के नाम बताने हैं। What was the aim of the assertive nationalist as far as the national movement was concerned? तो नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इनका क्या एम था? तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो तीन प्रोमिनेंट यानी प्रमुख नेशनलिस्ट लीडर जो हैं, इसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं और बिपिन चंद्र पाल हैं। इन्हीं को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना गया। दे आर फेमस एज लाल बाल पाल। ठीक है। मेन एम ऑफ द एजल्टिव, यानी कि ये जो आक्रामक राष्ट्रवादी हैं, इनका ये था, सबसे मेन मुख्य उद्देश्य था अटेन्मेंट ऑफ स्वराज, यानी कि हमको खुद का अपना सरकार चाहिए, अपना खुद का गवर्नमेंट हम चलाना चाहते हैं। और ये भी कैसा? इमीडिएट, अभी फौरन, यानी जल्दी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। दिस मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से हमको आज़ादी चाहिए। एंड नॉट जस्ट सेल्फ गवर्नमेंट, और ऐसा हमको स्व सरकार नहीं चाहिए जैसा कि कॉलोनीज में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में था, जैसा कि कनाडा में था, वैसा वाला नहीं कि वहाँ पे ब्रिटिश के अंडर ये सेल्फ गवर्नमेंट चला रहे थे। तो ऐसा हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए। नेक्स्ट है कि हाउ डिड द assertive nationalist expand the social base of the नेशनल मूवमेंट, की किस तरह से ये जो आक्रामक राष्ट्रवादी हैं, इन्होंने एक्सपेंड किया, फैलाया, सामाजिक बुनियाद बनाई राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। तो इन्होंने कैसे किया है? तो देखो, दे सपोर्टेड मास बेस मूवमेंट विच अट्रैक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने सपोर्ट किया, है ना, सहारा दिया मास बेस मूवमेंट को, यानी कि जनता के बुनियाद पे जो है आंदोलन को, जिसने अट्रैक्ट किया हर किसी को, समाज के हर वर्ग को। और लेड स्ट्रेस ऑन अ मोर एजल्टिव अप्रोच, और ये काफ़ी आक्रामक जो अप्रोच था उसके ऊपर ये दबाव देते थे। बाल गंगाधर तिलक रिवाइव द शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल, यहाँ गणपति होगा, कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है कि पुनर्जीवित किया शिवाजी और गणपति फेस्टिवल को, इन त्योहारों को। दे प्रॉम्प्टेड, इन्होंने प्रोमोटेड इक्वलिटी विच अट्रैक्टेड द सो कॉल्ड लोअर क्लास। अब इन्होंने जो है कि समानता का जो है कि प्रचार किया, प्रमोट किया इक्वलिटी को, और इसके वजह से जो लोअर क्लास था वो भी जो है कि सामने उभर के आया।
दे टोल्ड पीपल नॉट टू इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, और इन्होंने ये भी कहा कि जो औरतों का इम्पोर्टेंस है, उनकी जो खासियत है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है या नज़रअंदाज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट वेर द टू मेथड अडॉप्टेड बाय द assertive नेशनलिस्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, कि यहाँ पे पूछ रहा है कि दो आपको तरीके बताने हैं जो कि आक्रामक राष्ट्रवादियों ने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ने में एडॉप्ट किए यानी अपनाया। तो ये दो मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है स्वदेशी एंड बाइकॉट, यानी कि इकोनॉमिक बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश के सारी चीज़ों का जो है इकोनॉमिक आर्थिक तरीके से पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, एंड यूज़ ऑफ स्वदेशी यानी जो देश के अंदर बना है उसका इस्तेमाल करना, ताकि इनकरेज इंडियन इंडस्ट्रीज, कि हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रीज है, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, उनको जो है प्रमोट किया जाए, है ना। प्रोवाइड द पीपल विथ मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, जिससे जो है लोगों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे रोजगार के। दूसरा है नेशनल एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा। द नेशनलिस्ट नेशनल लीडर जो राष्ट्रवादी नेता हैं, इन्होंने वकालत की नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की कि विश्वविद्यालय बना जाए, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दैट वेर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, और जिसके ऊपर जो है सरकार का कोई भी नियंत्रण न हो। अ लार्ज नंबर ऑफ नेशनल स्कूल वेयर इस्टेब्लिश्ड, एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है कि राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए, है ना। कहाँ पे? ईस्ट बंगाल में, पूर्वी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन एनी वन रीजन फॉर द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, ये जो आक्रामक राष्ट्रवाद है, इसके उत्पन्न होने के, पैदा होने की कोई एक कारण बतानी है। और साथ ही साथ व्हाई डिड द एजुकेटेड इंडियंस टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो पढ़े लिखे इंडियंस है, जो शुरुआत में थोड़ा बहुत उनका साथ दे रहे थे, वो क्यों जो है कि मुखालिफ हो गए, खिलाफ हो गए ब्रिटिशर्स के। One reason for the rise of assertive nationalism was the recognition of the true nature of ब्रिटिश रूल, यहाँ पे होगा कि यहाँ पे एक रीज़न ये भी है कि आक्रामक राष्ट्रवाद ये इसलिए उठा क्योंकि ये लोग पहचान गए थे ट्रू नेचर, यानी कि सच में जो नकाब था वो हट चुका था। अब ये लोग पहचान चुके थे कि उनका जो है कि नेचर क्या है, मंशा क्या है। ब्रिटिश नहीं, यहाँ पे ब्रिटिश होगा। द एजल्टिव नेशनलिस्ट, ये जो आपके आक्रामक राष्ट्रवादी हैं, इन्होंने महसूस किया, फेल्ट दैट ब्रिटिश रूल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक रूइन ऑफ इंडिया एंड हर ग्रोइंग प्रॉवर्टी। राष्ट्रवादियों ने ये महसूस किया, इन्होंने ये पहचान लिया कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है, इनका जो राज है, यही जिम्मेदार है हिंदुस्तान की आर्थिक बर्बादी के लिए और यहाँ पे जो गरीबी बढ़ रही है उसके लिए। द एजुकेटेड इंडियंस टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये जो है पढ़े लिखे हिंदुस्तानी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए, बिकॉज क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियन वेयर एम्प्लॉयड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लो सैलरीज, कि बहुत सारे पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को काम करने तो दिया गया प्रशासन के अंदर, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम रही। वाइल मेनी अदर फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारों को तो काम ही नहीं मिला। देयर ग्रीवेंसेज मेड देम लुक क्रिटिकली, उनका जो दुख था, मेड देम लुक क्रिटिकली, वो क्रिटिकली देख रहे थे एट द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज की तरफ। दीज एजुकेटेड लो पेड, ये जो कम पैसा दिया जा रहा था जिनको, लो पेड थे या फिर जो है कि अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हिंदुस्तानी थे, बिकेम द फॉलोअर ऑफ एजर्टिव नेशनलिज्म, ये लोग जो है कि आक्रामक राष्ट्रवादियों के जो है कि फॉलोअर हो गए, आक्रामक राष्ट्रवाद के, ये उसका अनुसरण करने लगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लिस्ट एनी टू इंटरनेशनल इवेंट दैट शैटर्ड द मिथ ऑफ यूरोपियन सुपीरियरिटी, दो ऐसा अंतरराष्ट्रीय घटना बताना है जिसकी वजह से चकनाचूर हो गया वो सारा मिथ, वो सारी कल्पना की जो यूरोपियन है वो सुपीरियर है, मतलब उनको खत्म नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता, है ना। तो ये दो घटनाएं ऐसी कौन सी हैं? तो ये दो घटनाओं में सबसे पहली घटना है, फॉर द फर्स्ट टाइम जापान एन एशियन कंट्री डिफेटेड रशिया, एक एशियन कंट्री यानी जापान ने सबसे पहली बार जो है कि एशिया को हराया, सॉरी रशिया को हराया। दूसरा, इटालियन फोर्सेस वेयर डिफीटेड बाय एबिसिनियंस इन इथियोपिया, एबिसिनियंस में जो कि इथियोपिया में है, वहां पे इटालियन फोर्सेस को हराया गया। सॉरी, एबिसिनियंस ये जो है कि वर्ग का नाम है, इनके द्वारा जो है ये इथियोपिया में इटली को हराया गया। तो ये दो घटनाएं थी। मेंशन एनी टू मेजर दैट शो दैट लॉर्ड कर्जन पॉलिसीज वेयर रिप्रेसिव, लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां हैं वो रिप्रेसिव है, रिप्रेसिव के मतलब दमनकारी यानी कि कुचलने वाली नीतियां हैं। तो ऐसे दो मेजर्स, दो पैमाने आपको बताने हैं। तो इसमें सबसे पहला है द एक्ट ऑफ 1898 विच मेड इट एन ऑफेंस टू प्रोवोक
पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। यानी कि अगर कोई भी उकसाता है, प्रोवोक करना मतलब उकसाता है, 1898 के एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उकसाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। The Calcutta Corporation Act 1899, which reduced the strength of elected member from India, thereby giving the British a majority। ये जो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 था, इसमें जो हिंदुस्तानी मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स हिंदुस्तान के, उनको कम कर दिया गया था और ब्रिटिश मेंबर्स को एक मेजोरिटी दे दी गई थी, यानी कि ज़्यादा संख्या में रहेंगे ब्रिटिश मेंबर, है ना। तो ये भी जो है कि एक वजह थी जिससे पता चलता है कि भाई इनकी जो नीतियाँ लॉर्ड कर्जन की वो दमनकारी हैं। Who is known as the father of assertive nationalism? To which state did he belong? अब इसमें कह रहा है कि आक्रामक राष्ट्रवाद के पिता कौन थे और किस राज्य से वो हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनको कहा जाता है फादर आक्रामक राष्ट्रवाद का, और ये पैदा हुए थे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द टू बुक्स रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी दो किताबें लिखी? तो दो किताबें जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी हैं, वो पहली है द गीता रहस्य और दूसरा है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एफर्ट डिड तिलक मेड टू इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। इंस्टिल का मतलब होता है पैदा करना, है ना। क्या कोशिशें की तिलक ने ताकि वो जो है कि पैदा कर सकें, जो है कि एक ज्वाला पैदा कर सके नेशनलिज्म की हिंदुस्तानियों के अंदर। तो उन्होंने देखो क्या किया राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए हिंदुस्तानियों में। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और उन कोशिशों में सबसे पहला है कि 1893 में तिलक स्टार्टेड यूजिंग ट्रेडिशनल रिलीजियस गणपति फेस्टिवल टू प्रोपगेट नेशनलिस्ट आइडियाज थ्रू सॉन्ग्स एंड स्पीचेस। 1893 में तिलक ने जो है कि शुरुआत कर दिया पारंपरिक और धार्मिक रूप से जो गणपति त्योहार था उसको मनाना, और ताकि इससे जो है प्रोपोगेट हो, फैले, प्रचार हो, जो राष्ट्रवादी आइडियाज़ हैं उनका गानों के साथ और साथ ही साथ जो है कि भाषण के साथ, स्पीचेस के साथ। 1895 में ही ग्लोरीफाइड शिवाजी एंड स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल टू इनकरेज यंग महाराष्ट्रियन। तो 1895 में इन्होंने ग्लोरीफाई किया शिवाजी को और उनका त्यौहार मनाना शुरू किया, है ना, ताकि जो है कि लोगों के अंदर जो है कि साहस पैदा हो, जैसे कि शिवाजी के अंदर थी, है ना, ताकि जो है कि जो नौजवान महाराष्ट्र के लोग हैं उनको जो है कि इनकरेज किया जा सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके। ही स्टार्टेड टू न्यूज़पेपर, दो किताब वो अखबार इन्होंने शुरू किया। एक का नाम था महारत्ता, दूसरे का नाम था केसरी, जो बाद में जो है कि माउथ पीस बन गया इनके आइडियाज़ का, यानी कि जो भी इनके ख्यालात थे वो प्रदर्शित हो रहे थे इन दो अखबारों से, महारत्ता और केसरी से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हेन एंड व्हाई डिड तिलक लीव द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये है कि तिलक जो है कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब छोड़ा और क्यों छोड़ा। बाल गंगाधर तिलक लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907 आफ्टर देयर वाज स्प्लिट इन द कांग्रेस। कांग्रेस में देखो बंटवारा हो गया, दो टुकड़ों में टूट गई थी कांग्रेस 1907 में, और तभी जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस छोड़ दिया। Tilak left the Indian National Congress because he did not agree with the method and ideology of the early nationalist leader। अब जो शुरुआती नेशनलिस्ट लीडर थे, जो कि अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे, उनके आइडियोलॉजी के साथ और उनका जो भी मापदंड वगैरह था उससे जो है कि ये सहमत बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ये लोग तो आक्रामक थे। ही स्टूड फॉर कंप्लीट स्वराज। देखो आ भी गया कि ये लोग किसके लिए आवाज उठा रहे थे कि हमको पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए, यानी पूरा राज खुद चाहिए, अचीव्ड बाय मोर सेल्फ रिलायंट मेथड। और ऐसे जो है कि मेथड के साथ ऐसी चीज जो है तरीके हमको अपनाने हैं जो कि हमारे लिए भरोसेमंद हो, जिस पे हम भरोसा कर सकें। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव अ मास बेस फॉर देयर मूवमेंट, और ये चाहते थे कि पूरी जनता जो है वो बुनियाद बने आंदोलन की। वाई डिड तिलक रिवाइव गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। अब जो तिलक है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो है कि पुनर्जीवित किया गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को। तो ऐसा क्यों किया कि 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया यूजिंग ट्रेडिशनल रिलीजियस गणपति फेस्टिवल। अब देखो यही बात है जो हम लोग पिछले आंसर में पढ़ चुके हैं। इन्होंने जो है कि पारंपरिक रूप से, धार्मिक रूप से जो गणपति फेस्टिवल मनाया जाता था उसको फिर से दोबारा शुरू किया, ताकि जो है प्रचार प्रसार किया जा सके, फैलाया जा सके, राष्ट्रवादी वाली जो ख्यालात हैं उसको फैलाया जा सके गाने के थ्रू और भाषण के थ्रू।
1895 में इन्होंने जो है कि शिवाजी को भी ग्लोरीफाई किया और जो है कि शिवाजी का त्योहार भी मनाना शुरू किया ताकि लोगों के अंदर साहस पैदा हो, जो नौजवान है महाराष्ट्र के। मेंशन एनी टू अचीवमेंट ऑफ द एसर्टिव नेशनलिस्ट। अब ये जो आक्रामक राष्ट्रवादी हैं, इनका दो उपलब्धि बताना है। सबसे पहला उपलब्धि ये है कि दीज लीडर वे आर एबल टू इनकुलकेट नेशनल प्राइड बाय एक्सटोलिंग इंडियाज पास्ट। नेता थे ये, कुशल थे, एबल थे कि इन्होंने जो है कि इनकलकेट, देखो ये वर्ड का मतलब होता है टू मेक समबडी लर्न, किसी को विचार, आदतें या कुछ सिखाना। तो इन्होंने जो है कि सिखाया नेशनल प्राइड, नेशनल प्राइड सिखाया बाय एक्सटोलिंग इंडियाज पास्ट। एक्सटोलिंग का मतलब होता है आपका गुणगान करके, है ना, हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसका गुणगान करके इन्होंने जो है कि इनकलकेट कराया, यानी कि जो विचार है वो सब चीज़ें जो है कि इन्होंने लोगों के अंदर डाली। तिलक रिवाइव्ड, तिलक ने जो है कि रिवाइव किया, और वो भी क्या रिवाइव किया, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को, है ना, टू अराउज नेशनल मूवमेंट, ताकि जागृत किया जा सके राष्ट्रीय भावना लोगों के अंदर। थ्रू हिज राइटिंग, अपने लेख के द्वारा, मारत्ता और केसरी ये जो दो पेपर थे, तिलक ने प्रीच किया यानी प्रवचन दिया, यानी प्रवचन दिया किसके बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में। दे गेव न्यू स्लोगन, तो देखो एक तो ये हो गया, इसके अलावा इन्होंने जो है कि स्लोगन दिया, नारे दिए टू द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन को, जैसे कि नारा दिया नॉन कोऑपरेशन का, पैसिव रेजिस्टेंस का। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है निष्क्रिय प्रतिरोध, कहते हैं इसको, है ना। मास एजिटेशन यानी कि जन आंदोलन का, और सेल्फ रिलायंस यानी खुद पे आत्मनिर्भर, यानी आत्म भरोसा करना, खुद पे भरोसा करना। अब इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। सबसे पहला है कि वन ऑफ द लॉर्ड कर्जन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर दैट रिजल्टेड इन ए स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट फ्रॉम द masses was partition of Bengal in 1905. In this context, answer the following question. देखो लिखा है कि जो लॉर्ड कर्जन है उनका जो प्रशासनिक पैमाना था, जिसकी वजह से जो है कि मापदंड माप था, जिसकी वजह से जो है कि बहुत भारी दुख हुआ लोगों के अंदर, मासेस के अंदर, और वो ये था कि पार्टीशन जो किया इन्होंने बंगाल का। इस संदर्भ में आपको सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट वाज कर्जन आर्ग्यूमेंट, कर्जन का क्या आर्ग्यूमेंट था, ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या तर्क था, फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन के लिए। हाउ डिड द नेशनलिस्ट इंटरप्रेट लॉर्ड कर्जन मोटिव, लॉर्ड कर्जन का जो मोटिव था, उसका जो चाहत थी, उसको कैसे जो है कि हमारे राष्ट्रवादियों ने इंटरप्रेट किया, उसकी कैसे व्याख्या की है। लॉर्ड कर्जन स्टेटेड दैट द मेन मोटिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी, यानी कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बंगाल का जो पार्टीशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द गवर्नमेंट सेट, यानी ये गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज टू बिग टू बी इफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि एक प्रांतीय सरकार के पास मतलब इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतने बड़े जो है कि प्रांत को देख सके, क्योंकि ये प्रांत वाकई में काफ़ी बड़ा है ना, तो इसलिए इसका डिवीजन होना चाहिए। द इंडियन नेशनलिस्ट क्लियरली सॉ द डिजाइन बिहाइंड द पार्टीशन एंड कंडेम्ड इट, तो नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी हैं उनको दिख गया कि भाई ये आखिर चाहता क्या है, पार्टीशन के जो है कि पीछे इसका मुख्य कारण क्या है, और इन्होंने इसको कंडेम किया, मतलब इसकी निंदा की। अब व्याख्या कैसे करते हैं, देखो, दे सॉ इट दैट इट वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डिवाइड द बंगालीज on the religious and territorial ground and thereby disrupt and weaken nationalism in Bengal। अब ये समझ गए थे कि ये भाई ये जो है कि एक अच्छी खासी ये कोशिश की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि बंगालीज को डिवाइड किया जाए, है ना, धर्म के हिसाब से और फिर जो है कि क्षेत्र के हिसाब से, और देयर बाई यह जो है कि करना क्या है, मुख्य उद्देश्य ये क्या है कि जो राष्ट्रवादी वाली भावना बंगाल के अंदर जागृत हो रही है, डिवाइड करके इसको जो है कमजोर कर दिया जाए। They felt administrative efficiency could have been better secured by separating Hindi-speaking Bihar and the Odia-speaking Odisha from Bengali-speaking part of province। इन्होंने ये महसूस किया कि अगर प्रशासनिक क्षमता चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छे से सिक्योर हो सकती है अगर हिंदी स्पीकिंग बिहार को और ओडिया स्पीकिंग उड़ीसा को जो है अलग कर दिया जाए बंगाली स्पीक करने वाले प्रांत से, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस तरीके से इन्होंने व्याख्या की। नेक्स्ट है कि हाउ डिड द पीपल रिएक्ट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखो लोगों का क्या प्रतिक्रिया हुई जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो लोगों ने जो है कि एक बहुत ही मजबूत आंदोलन शुरू किया पार्टीशन के खिलाफ,
जिस आंदोलन का नाम है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड अ माइटी अपसर्ज, बहुत बड़ा अपसर्ज आया। अपसर्ज का मतलब होता है चढ़ाव आया, विच ब्रॉट पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर टुगेदर, और जिसकी वजह से जो है कि लोग और राजनीतिक नेता जो हैं वो सब एक साथ आ गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल अपोज द अपोजिशन। जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और राष्ट्रवादी जो है बंगाल के थे, इन्होंने बिल्कुल मुखालिफत की कि भाई नहीं होना चाहिए ये पार्टीशन। विद इन बंगाल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, अलग अलग तरह का जो पॉपुलेशन था, यानी कि जो लोग थे, जैसे जमींदार थे, मर्चेंट थे, लॉयर थे, स्टूडेंट थे और औरतें थीं, और रोज अप इन द अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ द प्रोविंस। ये सब के सब जो है कि मुखालिफ खड़े हो गए, अपोज में खड़े हो गए ब्रिटिशर्स के, कि भाई नहीं होना चाहिए प्रांत का, किसी भी तरीके से प्रांत दो टुकड़ों में नहीं टूटना चाहिए। मिनी प्रोटेस्ट मीटिंग, बहुत सारा जो है कि प्रोटेस्ट हुआ, मीटिंग वगैरह की गई बहुत ही प्रमुख नेताओं के द्वारा, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, कृष्णा कुमार मित्रा हैं, पीसी राय हैं, बीसी पाल है और आनंद मोहन बोस हैं। द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट कोऑपरेटेड विथ वन अनदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट। अब देखो ये बहुत ही बेहतरीन बात है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट शुरुआती राष्ट्रवादी थे और जो आक्रामक राष्ट्रवादी थे, ये दोनों एक दूसरे का साथ दिए इस आंदोलन के अंदर। द लीडर कंडेम्ड, लीडर यानी नेताओं ने निंदा की पार्टीशन की, कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर से लाइक बंगाली हिताब्दी, हिताबड़ी एंड संजी संजीवानी, है ना, इन लोगों ने जो है कि अखबारों से दिया, कि भाई मैसेज दिया, अखबारों में मैसेज आया कि भाई एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसकी निंदा की गई। दे डिक्लेयर्ड इट अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग थ्रू आउट बंगाल, पूरे बंगाल के अंदर एक ये जो है राष्ट्रीय शोक का दिन है। देयर वॉज स्ट्राइक इन कोलकाता, कोलकाता में हड़ताल भी रहा। What was the impact of the anti-partition movement? क्या प्रभाव पड़ा एंटी पार्टीशन मूवमेंट का? The anti-partition movement had the following impact. निम्नलिखित प्रभाव हुआ। देखते हैं क्या प्रभाव था। Partition of Bengal along with the anti-partition movement accelerated the nationalist movement by spreading among in general masses. ये जो पार्टीशन था, यानी बंगाल का जो बंटवारा हुआ और जो एंटी पार्टीशन जो आंदोलन चल रहा था, इसने जो है कि तेज कर दिया नेशनलिस्ट मूवमेंट को, यानी राष्ट्रवादी आंदोलन को तेज कर दिया। और ये जो है कि ये चीजें फैली किसके अंदर? जनरल मासेस, आम जनता के अंदर। द पीपल रोज इन यूनिटी टू रेजिस्ट टू सफर एंड टू सेक्रीफाइस। लोग इसका प्रतिरोध करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, रुकावट बनने के लिए एक साथ, एकता के साथ खड़े हुए, झेलने के लिए खड़े हुए और बलिदान देने के लिए बिल्कुल खड़े हुए। स्वदेशी and boycott were used as weapon of political agitation and training in self-sufficiency for the attainment of Swaraj. British goods were burnt at public places and shops selling them were picketed. कह रहा है कि स्वदेशी और जो स्वदेशी को अपनाया गया और बाइकॉट, ये जो है दो, स्वदेशी और बाइकॉट ये दो शब्द हैं, इनको दो को अपनाया गया एक हथियार की तरह और राजनीतिक आंदोलन में, और जो है कि ट्रेन करने में खुद को कि हम लोग भाई सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है हम स्वराज पाने के लिए। ब्रिटिश गुड्स जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे, आम जगह पे जलाई गई, और जो दुकानें ब्रिटिश गुड्स सामान बेच रही थी उनको लूटा गया। द स्पिरिट, जो ज्वाला है, स्पिरिट है स्वदेशी की, ये स्प्रेड हुई, फैलाई गई टू ऑलमोस्ट एवरी वॉक इन लाइफ, हर हिस्से में जिंदगी के, जैसे इंडस्ट्रीज में भी, एजुकेशन में भी, कल्चर में भी, लिटरेचर में, साहित्य में, शिक्षा में, संस्कृति में, सब में जो है कि फैलाया गया इसको। द पीपल लास्ट देयर फेथ इन द फेयर प्ले एंड जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश। अब जो लोग हैं अपना भरोसा खो चुके थे कि ये कभी न्याय नहीं कर सकते ब्रिटिश हमारे लिए। लॉर्ड कर्जन रिफ्यूज टू कंसीड टू द डिमांड्स ऑफ एनलिंग द पार्टीशन। पार्टीशन वाला जो डिमांड था उसको खत्म करने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया लॉर्ड कर्जन ने, कि भाई इसको इनकार करते हैं हम। एंटी-पार्टीशन एजिटेशन बैकफायर्ड द प्लान्स ऑफ लॉर्ड कर्जन। जो एंटी-पार्टीशन वाला एजिटेशन था, विरोध था, आंदोलन था, इसने जो है कि बैकफायर कर दिया कर्जन के प्लान को। इट गेव एडेड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। अब इससे राष्ट्रीय आंदोलन को जो है कि और साथ मिल गया, सहारा मिल गया। द मेथड एडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट, जो शुरुआती राष्ट्रवादी थे, उनका जो मेथड था, लॉस्ट देयर अपील, वो अपना अपील वगैरह खो दिए, एंड गेव एन अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने मौका दिया आक्रामक राष्ट्रवादियों को टू लीड द नेशनल मूवमेंट, कि अब आप ही जो है कि आगे बढ़ो। ये अपील वगैरह, लॉस्ट देयर अपील का मतलब ये है कि भाई ये लोग क्या कर रहे थे ना, कि जो शुरुआती अर्ली नेशनलिस्ट थे, इनका तरीका यही था कि सरकार के पास जाओ, हाथ पैर जोड़ो और जो है प्ली करो, लिख के कुछ करके
है ना, लिखा पढ़ी के साथ कि कुछ जगह मिल जाए, जबकि आक्रामक रूप से ये लोग चल रहे थे आपके एजल्टिव नेशनलिस्ट, तो बाद में ये लोग हार जाते हैं और इन्होंने जो है कि एजल्टिव नेशनलिस्ट को आगे किया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विथ रेफरेंस टू सूरत स्प्लिट, अब जो सूरत में स्प्लिट हुआ 1907 में, सूरत स्प्लिट जो था 1907 का, सवालों के जवाब देने हैं इसके संदर्भ में। व्हाट वेर द इश्यूज ऑन विच द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस हैज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कौन से ऐसे मुद्दे थे, है ना, कि जिसकी वजह से जो दो विंग्स थे, यानी दो भाग जो थे कांग्रेस के, उनके बीच में जो है कि उनका जो राय है वो अलग अलग था। हाउ डिड ब्रिटिश एक्सप्लॉइट द डिफरेंसेस, और किस तरह से शोषण किया इस डिफरेंस का, इन दोनों में जो डिफरेंस था, है ना, द अर्ली नेशनलिस्ट एंड एजल्टिव नेशनलिस्ट, यानी इनके बीच में जो ओपिनियन में जो दरार थी, उस दरार का डिफरेंस का कैसे जो ब्रिटिश ने उसका शोषण किया वो भी देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे जो मुद्दे थे जिसकी वजह से इनके बीच में डिफरेंसेस थे वो क्या था। एजल्टिव नेशनलिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड स्वदेशी एंड बाइकॉट टू द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड मेक इट अ व्हीकल फॉर फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल लीडिंग टू स्वराज। जो आक्रामक राष्ट्रवादी थे वो चाहते थे कि ये स्वदेशी बाइकॉट को जो है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जो है गाड़ी की तरह चलाया जाए, ताकि पूरे जो है कि राजनीतिक रूप से जो है कि पूरे जो जनता है उसको लेके आए जाए सामने, ताकि जो है हम लोग स्वराज पा सकें। अर्ली नेशनलिस्ट हाउ एवर डिड नॉट अप्रूव इट, अर्ली नेशनलिस्ट ने इसको अप्रूव नहीं किया पूरे के पूरे देश के लिए, एंड वांटेड इट टू बी कन्फाइंड टू बंगाल ओनली, और वो चाहते थे कि ये बंगाल के सरहद तक ही केवल सीमित रह जाए। देयर वॉज ऑल्सो अ डिसएग्रीमेंट ओवर द कैंडिडेचर ऑफ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अब इसमें भी असहमति थी कि दूसरा जो है कि कौन होगा प्रेसिडेंट आईएनसी का। द एजल्टिव नेशनलिस्ट प्रपोज द नेम ऑफ लाला लाजपत एज प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन, सूरत सेशन में अध्यक्षता में इन्होंने कहा, जो आक्रामक राष्ट्रवादी हैं, कि भाई लाला लाजपत राय को ही अध्यक्ष रखा जाए, प्रेसिडेंट रखा जाए। अर्ली नेशनलिस्ट ने प्रपोज किया नाम रास बिहारी घोष का, है ना। व्हेन द सेशन एट सूरत बिगेन इन दिसंबर 1907 देयर वाज अटर कंफ्यूजन, पूर्ण रूप से जो है कि पूरी तरह से कंफ्यूजन था जब ये सूरत में दिसंबर 1907 में सेशन शुरू हुआ। तो यहाँ पे भी दोनों अलग अलग थे। ब्रिटिश ने कैसे एक्सप्लॉइट किया, तो ब्रिटिश ने शोषण किया, एक्सप्लॉइटेड द डिफरेंस बिटवीन अर्ली नेशनलिस्ट एंड एजल्टिव नेशनलिस्ट। तो शोषण कैसे किया, ब्रिटिश ने अपनाया पॉलिसी अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कंसेशन एंड रिप्रेशन, यानी कि थोड़ी सी छोड़ दो और फिर दमन करो इनका, है ना। कंसेशन फॉर अर्ली नेशनलिस्ट को थोड़ी सी छूट दे दी, है ना, जो हाथ पैर जोड़ते रहते थे। एज वेल एज द मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स को भी, एंड रिप्रेशन ऑफ द एजल्टिव नेशनलिस्ट, और जो है कि दमन करना चाहा, एजल्टिव दमन किया किसका, एजल्टिव नेशनलिस्ट का। नेक्स्ट है बी वाला पार्ट कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ स्प्लिट, ये जो विभाजन हुआ, स्प्लिट हुआ बिटवीन द टू विंग्स, कांग्रेस के अंदर दो विभाजन हुआ, तो इस पे राष्ट्रीय आंदोलन को क्या, राष्ट्रीय आंदोलन कैसे प्रभावित हुआ, क्या फर्क पड़ा राष्ट्रीय आंदोलन पे। ये जो स्प्लिट था इन द कांग्रेस, ये एक बदकिस्मती थी, बिकॉज इट गेव एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसने एक मौका दे दिया अंग्रेजों को कि वो शोषण कर सके, और इस स्प्लिट का, यानी जो टकराव आ गया है, बीच में दरार आ गई है, इसका फायदा उठा सकें। इन्होंने पॉलिसी जो है अपना लिया, नीति अपनाई किसकी, कि छोड़ दो और दमन करो। तो छोड़ दिया इन्होंने किसको, जो शुरुआती राष्ट्रवादी हैं उनको, और मुसलमानों को, और दमन किया किसका, आक्रामक राष्ट्रवादियों का। और ये जो सूरत स्प्लिट था ना, इसने कमजोर कर दिया राष्ट्रीय आंदोलन को। द अर्ली नेशनलिस्ट हाउएवर वे आर लार्जली एबल टू कैप्चर, जो शुरुआती राष्ट्रवादी हैं वो जो है कि एबल थे कैप्चर करने के कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस की संगठन को, एंड इन इलाहाबाद कन्वेंशन, और इलाहाबाद में जो कन्वेंशन हुआ, जो मीटिंग हुआ, सम्मेलन कहते हैं कन्वेंशन को, हेल्ड इन अप्रैल 1908, द स्प्लिट वाज फॉर्मलाइज्ड, और इस हरकत से जो है लार्जली एबल टू कैप्चर द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, पूरी तरह से जो है अर्ली नेशनलिस्ट ने जो है ज्यादा रूप से जो है कांग्रेस के संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को जो है कि कैप्चर किया। तो इसकी वजह से जो स्प्लिट था, इनके बीच में जो दरार था, वो पूरी तरह से फॉर्मलाइज्ड हो गई, यानी कि औपचारिक हो गई। सी वाला पार्ट देखते हैं कि व्हाई डिड द एजल्टिव नेशनलिस्ट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो आक्रामक राष्ट्रवादी हैं इन्होंने अपनाया नीति किसका, कि हम कोई सहयोग नहीं करने वाले हैं ब्रिटिश का। नेम द एजल्टिव नेशनलिस्ट लीडर हु ऑर्गेनाइज्ड अखाड़ा एंड लाठी क्लब, तो कौन से ऐसे आक्रामक राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने अखाड़ा और लाठी क्लब संगठित किया,
है ना। वाई वेर दीज ऑर्गेनाइजर, इसको क्यों जो है कि संगठित किया गया, क्यों बनाया गया। रीजंस देखते हैं। मेन फोकस ऑफ द assertive nationalist was to get a larger share for Indians in the administration of country and to end economic exploitation of India। सबसे मुख्य जो बिंदु थी, फोकस था, वो केंद्र क्या था कि आक्रामक राष्ट्रवादियों का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिले हिंदुस्तानियों को प्रशासन में, उनके खुद के कंट्री के प्रशासन में, और जो ब्रिटेन जो कर रहा है, हमारी आर्थिक शोषण कर रहा है, उसको खत्म किया जाए। दे बिलीव्ड, ये भरोसा करते थे कि दीज ऑब्जेक्टिव कुड नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट प्रेशर टैक्टिक्स एंड सम ऑफ द डायरेक्ट एक्शन। ये इस बात से बिल्कुल राजी थे, इनको पता था कि भाई ये जो युक्ति है, टैक्टिक्स का मतलब होता है युक्ति, ये हमारा जो उद्देश्य है, हम इसको पा नहीं सकते हैं अगर हम लोग दबाव देते हुए, प्रेशर टैक्टिक्स यानी दबाव देने वाला जो है कि युक्ति अगर ना इस्तेमाल करें तो, और कुछ डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा हम लोगों को। Hence they adopted the policy of non-cooperation and resistance to unjust act of the British government। तो इसीलिए इन्होंने जो है कि नीति अपनाई असहयोग की, और जो है कि प्रतिरोध की, बाधा की, जो भी जो है कि अन्याय वाला एक्ट हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा वो है कि बाल गंगाधर तिलक थे, वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर हु सॉट क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मासेस, जिनका जो है कि जनता के साथ सबसे पहले क्लोज कॉन्टेक्ट हुआ। विद दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव के साथ, एंड टू इनकलकेट यानी कि लोगों में विचार के लिए यानी लोगों में भरने के लिए जो है करेज, साहस भरने के लिए, सेल्फ डिफेंस और जो है कि राष्ट्र प्रेम डालने के लिए, सेल्फ डिफेंस एंड पेट्रियटिज्म, इन्होंने संगठित किया बहुत सारे जो है कि अखाड़ा, लाठी क्लब और फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह जो है कि दी लोगों को देने के लिए जो है कि ये सब संगठित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन द सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में, देयर इमर्ज्ड अ न्यू यंगर ग्रुप, एक नौजवान लोगों का ग्रुप आता है, नेताओं का, विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर, हु डिड नॉट एग्री, जो कि सहमत नहीं होते हैं पुराने लीडरशिप से, पुराने नेतागिरी से। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में आपको सवालों के जवाब देने हैं। अब देखो, डिफरेंशिएट मतलब आपको डिस्टिंक्शन बताना है बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड एजर्टिव नेशनलिस्ट, यानी शुरुआती जो राष्ट्रवादी थे पहले के, उनके बीच में, और जो आक्रामक है उनके बीच में, और उनकी क्या उपलब्धता है उसके बीच में, उनका ऑब्जेक्टिव कैसा था और उनकी उपलब्धि कैसी थी। तो देखो, अर्ली नेशनलिस्ट और जो है एजर्टिव, आक्रामक, और ये जो है शुरुआती राष्ट्रवादी जो थे पहले के, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था वॉज टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, लाइक द ब्रिटिश ऑक्युपाइड कॉलोनीज डिड, जैसा कि ब्रिटिश ऑक्युपाइड कॉलोनीज में, जैसे कि कनाडा में, जर्मनी में, अरे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वैसा ये चाह रहे थे। दे डिड नॉट वांट ब्रिटिश टू लीव इंडिया, मतलब ये चाह नहीं रहे थे कि ब्रिटिशर्स देश छोड़ के जाएं, बल्कि मतलब हमको मिले और इन्हीं के अंतर्गत हम अपने से अपना राज में शासन करें। जबकि आक्रामक राष्ट्रवादी ऐसे थे कि इनका उद्देश्य था इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ स्वराज, यानी कि हमको जल्दी से जल्दी अपना जो है कि पूरा देश चाहिए, स्वराज चाहिए, दो मोर सेल्फ रिलायंट मेथड से, ऐसे जो है कि तरीके से जो कि ज़्यादा भरोसेमंद हो, सेल्फ रिलायंट हो, खुद पे भरोसा करके। दे वांटेड ब्रिटिश टू लीव इंडिया, और ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स पूरे हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं। अर्ली नेशनलिस्ट ने ट्रेन किया इंडियंस को इन आर्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्क, है ना, राजनीतिक तौर पे इनको जो है कि ट्रेन किया। दे इनकलकेटेड नेशनल प्राइड अमंग द इंडियंस बाय एक्सटोलिंग इंडियाज पास्ट, इंडिया का जो, हिंदुस्तान का जो पास्ट है ना, उसको जो है कि याद दिला के इन लोगों ने जो है कि देशवासियों में, इनकलकेट का मतलब होता है भरना, है ना, भरा, इनको याद दिलाया, इनको समझाया, है ना, गुणगान करके हिंदुस्तान के इतिहास का। तो भाई ये लोग जो है लोगों के दिलों में भर रहे थे। They pressurized the British government to introduce certain reform like appointment of Public Service Commission 1886, holding ICS examination। इसके अलावा simultaneously in London and India and appointment of Wellby Commission on Indian expenditure। अच्छा, तो ये दबाव दे रहे थे सरकार के ऊपर कि सरकार जो है इंट्रोड्यूस करे, कुछ बदलाव लाए, जैसे कि अपॉइंटमेंट करे पब्लिक सर्विस कमीशन 1886 का, जो कि आईसीएस एग्जामिनेशन करवाई एक ही साथ लंदन में भी, हिंदुस्तान में भी, और नियुक्ति की जाए वेलबई समिति का हिंदुस्तानी खर्चे के ऊपर। और जबकि जो आक्रामक राष्ट्रवादी हैं, ये लोग प्रमोट कर रहे थे, ये प्रचार कर रहे थे, ये लोग प्रमोट कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट कर रहे थे। सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता को, थ्रू स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के साथ।
स्वदेशी मतलब अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करना, बॉयकॉट मतलब बाहरी सारी चीजों का तिरस्कार करना, बहिष्कार। नेम द असर्टिव लीडर, आक्रामक राष्ट्रवादी नेता कौन है जिनको कहा जाता है फोर रनर। फोर रनर यानी अग्रदूत या अग्रगामी गांधी जी का कहा जाता है। वाई इज दिस पर्सन नोन एज द फोर रनर ऑफ गांधी जी, इनको फोर रनर गांधी जी का क्यों कहा गया, अग्रगामी गांधी जी का, या कह सकते हो अग्रदूत। तो ये बाल गंगाधर तिलक है जिनको फोर रनर कहा गया महात्मा गांधी जी का, इन अ नंबर ऑफ वेज, कई तरीके से। तिलक्स आइडिया ऑफ स्वराज वॉज अकिन टू महात्मा गांधी आइडियाज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो तिलक का जो आइडिया था बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि महात्मा गांधी जी का आइडिया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तिलक सॉट क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मासेस एट महात्मा गांधी डिड। जैसे महात्मा गांधी भी जो है कि जनता के बीच में रहते थे और जनता के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे, वैसे ही तिलक भी थे। तिलक प्रीच्ड द आइडिया ऑफ स्वदेशी। तिलक जो है कि हमेशा किसके बारे में, किसको प्रोत्साहित करते थे, ये प्रीच करते थे आइडिया स्वदेशी का और बाइकॉट का और प्रतिबंध का। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिबंध, है ना। प्रीच करने का मतलब होता है प्रचार करना, और प्रतिबंध को दिस आइडिया वेयर प्रीच, और यही चीजों का प्रचार तो महात्मा गांधी भी कर किए बाद में, है ना। तो इस तरीके से भी ये दोनों सेम थे। नेक्स्ट है तिलक हैड टू सफर सेवरल टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। अपने देश के लिए जो है कि कई बार ऐसा हुआ कि उनको जो है कई बार जो है जेल में उनको बंद होना पड़ा अपने देश के लिए। एन एग्जाम्पल फॉलोड बाई महात्मा गांधी, और ऐसा ही महात्मा गांधी ने भी किया एंड अदर नेशनलिस्ट लीडर में भी किया। तो इस तरीके से इन सबको देखते हुए, इन बिंदुओं को देखते हुए इनको जो है कि फोररनर ऑफ गांधी जी भी कहा जाता है। कुछ इसके बाद थर्ड का सी है कि एक्सप्लेन हाउ रिप्रेसिव पॉलिसीज। रिप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी नीतियां, है ना, रिप्रेसिव पॉलिसीज लॉर्ड कर्जन की इन्फ्लुएंस करती हैं इंटरनेशनल इवेंट लेड टू द असर्टिव नेशनलिज्म, है ना, प्रभावित करती हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को जो कि लेड टू द असर्टिव नेशनलिज्म, आक्रामक राष्ट्रवादियों को। तो इसमें देखो जो लॉर्ड कर्जन है रिफ्यूज कर देता है टू रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ नेशन, इंडिया को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर देता है। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग फ्रीडम टू इंडिया, वो आजाद करने की स्थिति में नहीं था हिंदुस्तान को, बिकॉज ही बिलीव दैट द इंग्लिश वेयर डेस्टाइन टू रूल ओवर इंडिया, कि जो अंग्रेज है ना उनका ये जो डेस्टिनी है उनका ये किस्मत ही है कि वो जो है कि हिंदुस्तान को रूल करेंगे। देयर फोर ही टुक सेवरल रिप्रेसिव मेजर, इसने जो है कि कई सारे जो है कि मापदंड अपनाए, दमनकारी मापदंड, ताकि जो ये जो है इंडियन नेशनलिज्म यानी कि हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद है इसको पूर्ण रूप से कुचल सके। अब इसने क्या क्या अपनाया तो ये सब देखो अलग अलग बिंदुओं पे हम लोग देखते हैं। द एक्ट ऑफ 1898 विच मेड इट एन ऑफेंस टू प्रोवोक पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी कि अब कोई जो है इस एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ 1898 के तहत अगर कोई जो है कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ अगर भड़काएगा तो वो मुजरिम माना जाएगा, कल वो एक जुर्म होगा। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 which reduced the strength of elected member from India thereby giving a British majority। अब इसमें जो सदस्यता थी मेंबर्स की, इलेक्टेड मेंबर्स की हिंदुस्तानियों की, वो दी गई थी कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 के तहत, और बल्कि मेजोरिटी दे दिया गया था साथ ही साथ किसको, ब्रिटिशर्स को। इसके अलावा ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट आया था, फिर इसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो आया 1904 में, जिसने जो है इम्पोज कर दिया, थोप दिया स्ट्रिक्ट ऑफिशियल कंट्रोल, है ना, पूर्ण रूप से जो है कि नियंत्रण जो है कि डाल दिया इंडियन यूनिवर्सिटीज के ऊपर, हिंदुस्तानी जो है विश्वविद्यालयों के ऊपर। बिकॉज कर्जन कंसिडर्ड देम एज द सेंटर ऑफ रैशनलिज्म, क्योंकि कर्जन को लगता था कि ये जो है मुख्य केंद्र है राष्ट्रवाद के। ऑल दिस मेजर क्रिएटेड रिसेंटमेंट इन इंडिया, इससे जो है कि काफ़ी दुख हुआ और जो है कि काफ़ी दुखी हुआ पूरे हिंदुस्तान में ये जो है कि इससे काफ़ी जो है कि लोग आहत हुए, है ना। फिर उसके बाद एजल्टिव नेशनलिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय द एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल इवेंट, जो आपका आक्रामक राष्ट्रवाद है वो इससे प्रोत्साहित हुआ और इंस्पायर हुआ जो इंटरनेशनल इवेंट हुए उससे। और उसमें क्या क्या था, पहला तो ये था कि फर्स्ट टाइम जापान एक एशियन कंट्री इसने जो है कि रशिया को हराया। इटालियन फोर्सेस डिफीटेड बाय एबिसिनियंस, एबिसिनियंस ने इथियोपिया में इटालियन फोर्सेस को हराया। इन साउथ अफ्रीका में द बॉयर्स फॉट फॉर 3 ईयर
1899 से 1902 तक अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। तो जो बोयर्स है ना, ये लड़े किसके लिए, जो है कि आज़ादी के लिए लड़े ब्रिटिश एम्पायर से 1899 से 1902 तक। इन आयरलैंड, आयरलैंड में पीपल वे आर वेजिंग अ फुल स्केल होम रूल एजिटेशन। अब यहाँ पे आयरलैंड में लोग क्या कर रहे थे कि होम रूल के लिए जो है कि एजिटेशन कर रहे थे, यानी कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वेजिंग का मतलब होता है छेड़ रहे थे, फुल स्केल होम रूल एजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विथ रेफरेंस टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, है ना, राष्ट्रवाद के ग्रोथ के हिसाब से मेंशन टू एसोसिएशन, दो संगठन विच सर्व्ड एज फोर रनर, या फिर कह सकते हो प्रीकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु वेर द फाउंडर ऑफ द टू एसोसिएशन। तो दो संगठन के नाम बताने हैं जो कि फोर रनर की तरह यानी अग्रिम दूत की तरह काम किए आईएनसी में, और किसने जो है कि इसको फॉर्म किया। तो इसमें जो दो संगठन है वो है आपका, सबसे पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ये लंदन में 1866 में दादा भाई नेहरू जी ने फॉर्म किया। और दूसरा है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो है फॉर्म किया गया कलकत्ता में 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। बनर्जी में डबल ई होगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द मेथड एडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट एंड एजर्टिव नेशनलिस्ट। यहाँ पे आपको भिन्नता बतानी है कि किस तरह से जो है कि शुरुआती पहले के राष्ट्रवादी थे और जो आक्रामक राष्ट्रवादी हैं उनके बीच में फर्क बताना है आपको। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं वांटेड टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट एंड दे स्ट्रोव फॉर ऑटोनॉमी विद इन द एम्पायर एंड नॉट फॉर ऑब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। वो चाहते थे कि भाई बस इनके शरण में, अंग्रेजों के शरण में भी हमको भी सीट मिल जाए, हमको भी हिस्सेदारी मिल जाए। वो नहीं चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब कि अंग्रेज छोड़ के चले जाएं। दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, ये जो है संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करते थे, वही प्लीड करना, लिखना पढ़ना और माफीनामा ऐसे वैसे देना कि भाई हमको ये दे दो वो दे दो, फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ, है ना, कानून के तहत। दे हेल्ड पोजीशन, गुड पोजीशन अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश सरकार में इनको अच्छी पोजीशन मिली हुई थी। दे हैड फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, जिस तरह से ब्रिटिश शासन चल रहा था तो इनको उसके ऊपर भरोसा था। दे वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर, जो पश्चिमी दर्शन शास्त्री थे, वो फिलोसोफर थे, उनके जो भी आइडियाज वगैरह था उनसे ये लोग जो है कि इंस्पायर्ड थे। जबकि एजर्टिव नेशनलिस्ट एज के विपरीत थे, इनका एम था एम्ड एट नथिंग शॉर्ट ऑफ स्वराज एज इट एग्जिस्टेड इन द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि हमको कनाडा ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं चाहिए, हमको यूनाइटेड किंगडम की तरह एकदम बिल्कुल स्वराज चाहिए। दे वे एज एजर्टिव इन देयर अप्रोच, वो बिल्कुल एजर्टिव आक्रामक थे, उग्र थे अपने अप्रोच में। दे डिनाउंस ब्रिटिश रूल एंड डिफाइड इट, ये जो है इनकार करते थे ब्रिटिश रूल का बिल्कुल। दे रिजेक्टेड ब्रिटिश रूल एंड हेल्ड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी ऑफ द इंडियन पीपल, ये इनकार करते थे, बहिष्कार करते थे ब्रिटिश राज का और कहते थे कि यही जिम्मेदार हैं गरीबी जो हिंदुस्तान में है उसके लिए। नेक्स्ट है दे ड्रू देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियाज पास्ट, अब ये लोग फिलोसोफर, वेस्टर्न पश्चिमी फिलोसोफर से अपना इंस्पिरेशन लेते थे और ये इंस्पायर होते थे किससे, हिंदुस्तान के जो है पास्ट से, अपने देश के पास्ट से। सी वाला है कि स्टेट टू कंट्रीब्यूशन ईच ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले एंड लाला लाजपत राय, इनका क्या योगदान रहा है गोपाल कृष्ण गोखले का और लाला लाजपत राय का। तो दो कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ही सेट अप सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905 टू ट्रेन नेशनल लीडर हु वुड डेडिकेट देमसेल्फ टू सर्विस टू इंडिया। ये देखो गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की 1905 के अंदर, ताकि लोगों को जो है कि ट्रेन किया जा सके, है ना, नेशनल लीडर अपने ट्रेन हो जाए ताकि वो अपने आप को जो है पूर्ण रूप से समर्पित कर सकें हिंदुस्तान को सर्विस देने के लिए, हिंदुस्तान के लिए। परसुएटेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म, इन्होंने जो है कि परसुएट किया, राजी किया ब्रिटिशर्स को बदलाव के लिए। ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट on issues such as incurring huge expenditure on British Army, adopting the policy of racial discrimination and imposing production tax on cotton। तो अब देखो परसुएड किया, इन्होंने राजी किया ब्रिटिश को कुछ बदलाव के लिए। इन्होंने जो है कि निंदा की, आलोचना की, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना किया सरकार का इन मुद्दों के ऊपर, जैसे कि खूब सारा खर्चा करना ब्रिटिश आर्मी के ऊपर, ऐसी नीति को अपनाना जिसमें कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, है ना, रंग के रूप, जात पात के हिसाब से, एंड इम्पोजिंग प्रोडक्शन टैक्स ऑन कॉटन,
और इसकी भी आलोचना की, जो आप जो है कॉटन के प्रोडक्शन के ऊपर आप जो कर लगा रहे हो उसकी भी आलोचना की। इसके बाद लाला लाजपत राय का देखते हैं कि एन एजुकेशनिस्ट एंड अ फोर्सफुल राइटर, एक बहुत ही फोर्सफुल बल पूर्वक ये जो है कि लेखक रहे हैं और जो है कि शिक्षक भी रहे हैं, एजुकेनिस्ट शिक्षा शास्त्री रहे हैं। लाला लाजपत राय ये जो थे एक प्रोलिफिक राइटर थे। व्हेन ही वाज इन द यूएसए, जब यूएसए में थे, ही स्टार्टेड अ मंथली मैगजीन यंग इंडिया, इन्होंने जो है साप्ताहिक जो है कि पत्रिका लॉन्च की थी जिसका नाम था यंग इंडिया, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ राइट इंडिया टू स्वराज, ऑफ द राइट, कि ये हिंदुस्तानियों का अधिकार है कि भाई उनको स्वराज मिले। हिज पब्लिकेशन, उनका जो पब्लिकेशन था उसमें था कॉल टू यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया एंड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये सब बिंदु थे कि द कॉल टू यंग इंडिया की आवाज नौजवान हिंदुस्तान को, इंग्लैंड डेप टू इंडिया के इंग्लैंड का जो कर्ज है इंडिया पे, है ना, एंड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, और राजनीतिक फ्यूचर इंडिया का। अ सोशल रिफॉर्मर, एक जो है कि सामाजिक जो रिफॉर्मर थे, बदलाव लाने वाले। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एक्सपेंशन ऑफ डीएवी कॉलेज एट लाहौर इन 1886, इन्होंने बढ़ाया डीएवी कॉलेज को 1886 में लाहौर में। ही ओपनड ऑर्फेनेजेस, ऑर्फेनेजेस का मतलब होता है अनाथालय, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। ही सेट अप सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी इन्होंने स्थापित की, सेटअप किया, सॉरी, फॉर द वेलफेयर, किसके लिए, उद्धार के लिए, डाउन ट्रोडन एंड आउटकास्ट लोगों के लिए। डाउन ट्रोडन और आउटकास्ट का मतलब होता है वो लोग जो कि मतलब जिनको पूछा जाता नहीं जाता है, या फिर ये जो लोग हैं जो निम्न स्तर के हैं। तिलक सेड, तिलक ने कहा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब। तिलक ने कहा कि ये जो स्वराज है ना, ये मेरा बर्थ राइट है, यानी कि मेरा जो है जन्म अधिकार है और मुझे ये मिलना चाहिए। स्टेट एनी थ्री ऑफ हिज पॉलिटिकल बिलीफ, इनका जो है 3 राजनीतिक बिलीफ बताना है आपको, ये क्या मानते थे राजनीतिक रूप से। बाल गंगाधर तिलक, इनका जो क्या मानना था राजनीतिक रूप से बिलीफ था वो देखते हैं। ही वॉज कन्विंस दैट पॉलिटिकल राइट कुड बी अचीव्ड बाई एग्रेसिवली डिमांडिंग देम, ये बिल्कुल मान चुके थे, कन्विंस थे कि भाई इन्होंने मान लिया था कि जो राजनीतिक अधिकार है वो तभी मिलेगा जब हम आक्रामक रूप से इसको डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है हिज एंट्री इन द इंडियन पॉलिटिकल सीन, इनका जो एंट्री है हिंदुस्तान के जो है राजनीतिक सीन में, वॉज मार्क्ड बाई अ शिफ्ट, वो मार्क किया जाता है एक शिफ्ट से, फ्रॉम पिटिशन टू डिमांड फॉर पॉलिटिकल राइट, है ना, कि इन्होंने डिमांड किया, एक शिफ्ट किया फ्रॉम पिटिशन, पिटिशन का मतलब होता है याचिका दाखिल करना। तो इनकी जो एंट्री थी इंडियन पॉलिटिकल सीन में, वो ऐसा मार्क किया था, निशानदेही की जाती है कि ये जो आंदोलन थे ना वो बदल गए। कैसे, पहले याचिका 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 दी जाती थी कि भाई ये करो वो करो, तो वहां से ये लोग कहाँ चले गए, डिमांड करने लगे अब पॉलिटिकल राइट को, कि अब हमारा अधिकार है, जो राजनीतिक हक है वो हमारा अधिकार है। ही वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर, ये पहले राष्ट्रवादी ऐसे नेता हैं जो कि हु सॉट क्लोज कॉन्टेक्ट विद द मासेस, जो कि लोगों के साथ, जनता के साथ जो है कि इन्होंने क्लोज कांटेक्ट देखा, विथ दिस ऑब्जेक्टिव एंड टू इनकलकेट करेज, और लोगों को जो है करेज, साहस वगैरह से प्रेरित करने के लिए, सिखाने के लिए, सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए और देश प्रेम के लिए इन्होंने संगठित किया बहुत सारे अखाराज, है ना, और लाठी क्लब वगैरह बनाए और फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह भी दी गई। बी वाला पार्ट है फिफ्थ का, स्टेट द मीन्स ही एम्प्लॉयड टू अराउज अ नेशनलिस्टिक पैशन, कि क्या रास्ते अपनाए उन्होंने ताकि जो है कि ही एम्प्लॉयड टू अराउज, ताकि जो है जागृत किया जाए राष्ट्रवादी जुनून लोगों के अंदर। तो इसमें बहुत सारे इन्होंने कर्म किए, जिसमें 1893 में पढ़ चुके हम लोग। तिलक ने जो है कि पारंपरिक और धार्मिक रूप से गणपति त्योहार को फिर से शुरू किया ताकि राष्ट्रवादी वाली भावना जो है गानों के तहत और भाषण के तहत लोगों तक पहुंचे। 1895 में इन्होंने शिवाजी को ग्लोरीफाई किया और उनका जो है त्योहार मनाना शुरू किया ताकि जो है कि लोगों के दिलों में जो है कि हिम्मत पैदा कर सके और लोगों को जो है कि साहस दे सकें, इनकरेज कर सके, प्रोत्साहित कर सकें। 2 अखबार इन्होंने शुरू किया, एक महारत्ता और दूसरा केसरी, जो बाद में जो है कि माउथ पीसेस बन गया इनके आइडियाज़ का, यानी कि इनकी ज़ुबान बन गया। थ्रू दिस न्यूज़पेपर, इन अखबारों से ये प्रचार करते थे राष्ट्रवाद का और लोगों को सिखाते थे कि साहसी होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मभरोसेमंद।
इन्होंने 2 किताबें लिखी, एक गीता रहस्य और दूसरा द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ये 2 काफ़ी नोन किताबें हैं। इन व्हाट वेज वॉज ही द फोर रनर ऑफ गांधी जी? ये गांधी जी का फोर रनर क्यों माना जाता है? ये पहले भी हम लोगों ने देखा है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि तिलक का जो आइडिया था स्वराज पाने का, वो भी एकदम महात्मा गांधी के ही आइडिया की तरह था कि वो भी जो है पूर्ण रूप से आज़ादी चाहते थे। तिलक ने देखा क्लोज कांटेक्ट मासेस के साथ, जैसे कि महात्मा गांधी जो है कि वो भी जो है कि बिल्कुल लोगों के करीब रहते थे, लोगों के बीच में रहते थे। तिलक प्रचार करते थे स्वदेशी का, बाइकआउट बहिष्कार करते थे और प्रोहिबिट करते थे बाहर की चीज़ों का। और ये आइडिया जो है प्रचार की गई, बाद में फॉलो किया गया, अनुसरण किया महात्मा गांधी ने भी इन चीज़ों का। तिलक जो है कि कई बार झेले और जो है जेल गए अपने देश के खातिर। उसी तरीके से महात्मा गांधी और दूसरे राजनेता भी गए। तो इस तरीके से इनको फोर रनर कहा जाता है गांधी जी का। 6 क्वेश्चन है, बिपिन चंद्रपाल सेड टू बी वन ऑफ द माइटीएस्ट प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मेंशन हिज पॉलिटिकल एम। बिपिन चंद्रपाल को कहा जाता है कि एक बहुत ही ताकतवर पैगंबर कहा जाता है, प्रॉफिट मैसेंजर थे। प्रॉफिट कहा गया है यहाँ पे, पैगंबर कहा गया है राष्ट्रवाद का। इस संदर्भ में बताना है कि उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या था। Bipin Chandrapal started his political career as a social reformer attached to the Brahma Samaj, visited a number of European countries and the United States of America। बिपिन चंद्रपाल जो है, इन्होंने जो है कि अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया एक समाज सुधारक के रूप में, और ये जुड़े थे ब्रह्म समाज से, और ये कई सारे जो है कि यूरोपियन देशों में भी गए और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी गए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस विजिट ही ऑब्जर्व्ड हाउ पीपल रेजिस्टेड फॉरेन डोमिनेशन। और ये जब गए, विजिट किए, वहाँ पे गए ये, तो इन्होंने जो है कि ऑब्जर्व किया, महसूस किया कि किस तरह से लोग जो है कि प्रतिरोध करते हैं, किस तरह से लोग रोकते हैं अपने आप को, इनको ब्रिटिशर्स को, यानी कि कोई फॉरेन जो है कि डोमिनेट ना कर पाए, उनके ऊपर राज ना कर पाए। इन 1886 ही ज्वाइन द आईएनसी, आईएनसी को ज्वाइन किया 1886 में। ही बिलोंग टू द एजल्टिव नेशनलिस्ट ग्रुप, यानी ये आक्रामक राष्ट्रवादी ग्रुप के थे। ही वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, इनका भी सोच था कि भाई पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए, हमको भी पूरी आज़ादी चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट होने के नाते ही वर्कड फॉर बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्रिब्यून एंड न्यू इंडिया, ये अखबारों के नाम है, टू प्रोपोगेट हिज ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म, ताकि वो जो है कि प्रचार कर सके अपने राष्ट्रवादी ब्रांड का। बी वाला है कि स्टेट हिड आइडियाज ऑन नेशनल एजुकेशन, इनका क्या जो है कि आइडिया था नेशनल एजुकेशन पे, राष्ट्र शिक्षा पे। तो बिपिन चंद्रपाल वांटेड नेशनल एजुकेशन टू बी द बेसिस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ये जो है ना आज़ादी के आंदोलन का जो है बुनियाद होना चाहिए राष्ट्र शिक्षा। It would arouse nationalistic passion and become an effective instrument of social progress। ये जो है ना कि एक राष्ट्रवादी जुनून को पैदा करेगा और एक प्रभावकारी जो है हथियार बनेगा समाज की उत्पत्ति का, समाज के विकास का। Educating women he believed was the most effective way of elevating their position। अब ये कहते थे, इनका ये मानना था कि जो औरतें हैं उनको अगर पढ़ाया लिखाया जाए, कि इनको एजुकेट किया जाए, शिक्षा दी जाए, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा उनको एलिवेट करने का, उन्हें यानी उनको बढ़ावा देने का। नेक्स्ट है सी वाला पार्ट, व्हाट रेमेडीज डिड ही प्रपोज टू इरेडिकेट इंडियाज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, की क्या जो है कि रेमेडी, मतलब चारा वगैरह कर दिया उन्होंने, प्रपोज किया कि भाई खत्म करने के लिए हिंदुस्तान की गरीबी को और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को। तो रेमेडी उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने जो है कि बहुत सारे निम्नलिखित रेमेडी दी। उस रेमेडी में सबसे पहला है स्ट्रेस्ड द नीड टू डेवलप इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, है ना, खुद अपने देश का। तो ये दबाव दे रहे थे कि हमको इंडिजिनस जो अपना जो पुराना इंडस्ट्री है देश का, उसको जो है कि डेवलप करना चाहिए। ही प्रीच्ड, इन्होंने प्रचार किया यूज ऑफ स्वदेशी एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे बाहर की चीज़ों का, तो ये चीज़ें जो है कि गरीबी को और बेरोजगारी को ख़त्म कर देने वाली हैं। इसके अलावा टू इस्टेब्लिश इक्वलिटी इन सोसाइटी ही वांटेड टू टैक्स द रिच मोर हैवीली देन द पुअर, और
समाज के अंदर बराबरी लाने के लिए वो चाहते थे कि जो ज़्यादा अमीर है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगे और जो गरीब है उसके ऊपर कम। He demanded 48 hours of work in a week and an increase in the wages. वो चाहते थे 48 घंटा एक हफ्ते में काम और जो है कि लोगों के वेजेस में, तनख्वाह में जो है कि इजाफा कर दिया जाए। अब आता है आपका पिक्चर स्टडी। आइडेंटिफाई द पर्सन ए एंड बी गिवन बिलो, टू विच सेक्शन ऑफ द कांग्रेस डिड ईच बिलोंग एंड व्हाट वेयर देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पिक्चर ए दिया हुआ है, पिक्चर बी दिया हुआ है, तो ये कांग्रेस में किस वर्ग के हैं, है ना, और इनका जो है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यानी कि आखिर उद्देश्य क्या था। जो पिक्चर ए में है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं और जो पिक्चर बी में है वो लाला लाजपत राय हैं। गोपाल कृष्ण गोखले बिलोंग करते हैं अर्ली नेशनलिस्ट सेक्शन को और लाला लाजपत राय बिलोंग टू द एजर्टिव नेशनलिस्ट आक्रामक राष्ट्रवाद सेक्शन के हैं कांग्रेस के। Gopal Krishna Gokhale wanted to achieve self-government and to strive for autonomy within the empire and not for absolute independence, while Lala Lajpat Rai aimed at nothing short of Swaraj as it existed in the United Kingdom. अब इनका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ऐसे लिखा हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि भाई पूर्ण रूप से हमको जो है कि पूरी की पूरी ये सिर्फ गवर्नमेंट हमको चाहिए, यानी स्व सरकार चाहिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही चाहिए। जबकि लाला लाजपत राय आक्रामक राष्ट्रवादियों में से थे और ये चाहते थे कि जैसा यूनाइटेड किंगडम में पूर्ण रूप से आज़ादी है वैसी आज़ादी हमको चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हाईलाइट 3 डिफरेंट मेथड ऑफ स्ट्रगल एडॉप्टेड बाय ईच सेक्शन ऑफ द कांग्रेस। दोनों सेक्शन यानी अर्ली नेशनलिस्ट और एजर्टिव जो हैं, इनके जो अलग अलग मेथड्स थे स्ट्रगल के उसको बताना है। तो अर्ली नेशनलिस्ट बिलीव करते थे संवैधानिक मेथड के ऊपर और वर्क करते थे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, यानी कानून के अंदर बाधित थे। ये फॉलो करते थे मेथड पिटीशन का, प्रेयर का, प्रोटेस्ट का। देखो पिटीशन का मतलब होता है याचिका दाखिल करना, प्रेयर प्रार्थना करना, प्रोटेस्ट करना। दे सेंट मेमोरेंडम एंड पिटीशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यही पिटीशन याचिका वगैरह सब लिख के, मेमोरेंडम वगैरह लिख के ये अंग्रेजों को दिया करते थे, ब्रिटिश संसद में दिया करते थे कि भाई मान जाओ मान जाओ। ये जो आक्रामक राष्ट्रवादी हैं ये बिल्कुल आक्रामक थे, उग्र थे अपनी सोच के हिसाब से। ये फॉलो करते थे मेथड ऑफ स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस। इसके अलावा ये अडॉप्ट करिए नीति नॉन कॉपरेशन की, असहयोग, मास एजिटेशन यानी जन आंदोलन और सिर्फ रिलायंस, खुद पे भरोसा। स्टेट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन ए एंड पर्सन बी इन द स्ट्रगल। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की ताकि लोगों को ट्रेन किया जा सके, है ना, नेशनल लीडर्स को, जो हमारे राजनेता हैं उनको ट्रेन किया जा सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है हिंदुस्तान के लिए न्यौछावर करें। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिशर्स को राजी किया कुछ बदलाव करने के लिए। इन्होंने आलोचना की गवर्नमेंट की कुछ मुद्दों के ऊपर कि वे ढेर सारा खर्चा कर रहे हो यार तुम आर्मी के ऊपर, और इन्होंने अपनाया नीति और जो पॉलिसी थी, नीति थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि रेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, गोरा काला के हिसाब से जो हिंदुस्तानियों और जो है कि अंग्रेजों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव था, इसकी भी इन्होंने आलोचना की। और आलोचना की जो इन्होंने टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने कॉटन के प्रोडक्शन के ऊपर। इसके बाद 2 कंट्रीब्यूशन लाला लाजपत राय के वो ये हैं कि ये एक एजुकेशनिस्ट थे। एजुकेशनिस्ट बोले तो शिक्षा शास्त्री थे और एक बहुत ही पूर्ण जो है कि एक राइटर थे। लाला लाजपत राय एक प्रोलिफिक राइटर थे। जब ये यूएसए में थे तो वहीं पे इन्होंने एक जो है साप्ताहिक मैगजीन पत्रिका जो है शुरू की थी जिसका नाम था यंग इंडिया, और इससे ये जो है मैसेज फैलाना चाहते थे कि हिंदुस्तानियों का अधिकार है कि भाई हिंदुस्तान पे उनको राज करने को मिले। इनकी जो पब्लिकेशन है, पत्रिका है, इसमें इंक्लूड है कॉल टू यंग इंडिया, इंग्लैंड डिप टू इंडिया और पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये समाज सुधारक भी थे। ये इन्होंने जो है कि डीएवी कॉलेज जो है लाहौर में 1886 में उसको जो है कि एक्सपेंड किया, फैलाया, बढ़ाया। इन्होंने जो है कि अनाथालय बनवाए, हॉस्पिटल, स्कूल बनवाए, और इन्होंने सर्वेंट जो थे ऑफ द पीपल सोसाइटी उसकी जो है कि सेटअप किया उसको, ताकि जो है उद्धार हो सके उन लोगों का जो कि डाउन ट्रोडन यानी टूटे फूटे लोग हैं और आउटकास्ट लोग हैं।
सेकेंड है द इंडियंस who actively worked for the creation of All India political organization represented new social forces that were increasingly opposed to the exploitation of India for British interests. They needed an organization that would fight for India's political and economic advancement. जो इंडियंस है जो कि एक्टिवली काम कर रहे थे ऑल इंडिया पॉलिटिकल यानी कि पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के राजनीतिक संगठन के लिए वो रिप्रेजेंट करते हैं नया जो है कि सामाजिक बल जो इंक्रीजिंगली अपोज कर रहा था कि इसको एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण हो रहा था ब्रिटिश के द्वारा उसको अपोज कर रहा था। ये चाहते थे एक ऐसा संगठन दैट वुड फाइट जो लड़े इंडिया के राजनीतिक और आर्थिक एडवांसमेंट के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में आइडेंटिफाई द टू इंडिविजुअल्स पिक्चर ए और बी दिया हुआ है तो इसमें आपको पहचानना है। तो नीचे वाला जो ये तस्वीर आपको दिख रही है तो ये वाली जो तस्वीर है ये तस्वीर है आप गोपाल कृष्ण गोखले जी की और ये वाली जो तस्वीर है ये है आपकी तस्वीर दादा भाई नेहरू जी की। हाउ डिड द पर्सन इन पिक्चर बी एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया फॉर ब्रिटिश इंटरेस्ट कि ब्रिटिश अपने फायदे के लिए किस तरह से शोषण कर रहे थे आर्थिक रूप से हिंदुस्तान का। तो इन्होंने जो है ना अपनी फेमस ट्रेन थ्योरी दी थी दादा भाई नेहरू जी ने और इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो खजाना है किस तरह से जो है बर्बाद किया जा रहा है और ये एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हिंदुस्तान के खजाने को। तो इसमें इन्होंने जो है कि कहा था कि सैलरीज पेएबल टू द मेंबर ऑफ इंडिया काउंसिल कि सैलरीज जो दी जा रही है इंडिया काउंसिल के मेंबर को वो भी पैसा यहीं से जा रहा है। डिस्पैच ऑफ सेविंग टू इंग्लैंड बाय ब्रिटिश पर्सनल पोस्टेड इन इंडिया जो ब्रिटिशर्स के जो पर्सनल उनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे पोस्टेड है हिंदुस्तान के अंदर वो भी अपना सेविंग वगैरह हिंदुस्तान से भेज रहे हैं ब्रिटेन को। पेंशन टू ब्रिटिश ऑफिसर को पेंशन भी खजाने से ही दिया जा रहा है हिंदुस्तानी। पेमेंट टू द वॉर ऑफ ऑफिस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप इन इंडिया जो ब्रिटिश के सैनिक वगैरह हैं वॉर वगैरह के लिए है जो ऑफिस वगैरह बना गया है उसका सारा खर्चा वगैरह भी हिंदुस्तानी खर्चे से दिया जा रहा है। तो ये ट्रेन थ्योरी में उन्होंने मेंशन किया कि इस तरह से शोषण किया जा रहा है। नेक्स्ट बी वाला है नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच वाज टू बी फॉर्म्ड कौन सा संगठन जो है बनाया गया। व्हाट वेयर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द दिस पॉलिटिकल बॉडी ये जो राजनीतिक बॉडी बनी है इसका उद्देश्य क्या था इसको बनाने के पीछे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया और ऑब्जेक्टिव क्या थी तो ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो टू इनेबल नेशनल वर्कर फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया टू बिकम पर्सनली नोन टू ईच अदर ताकि जितने भी नेशनल राष्ट्रवादी काम करने वाले हैं ना सारे हिंदुस्तान की तरफ से वो सारे के सारे जो है एक दूसरे को जाने और सारा जो रेशियल रिलीजियस प्रोविंशियल प्रिजुडाइसेस हैं प्रिजुडाइसेस का मतलब होता है पक्षपात है ना रेस के हिसाब से धर्म के हिसाब से प्रांत के हिसाब से जो भी पक्षपात वगैरह है उसको जो है कि एंड किया जाए और प्रमोट किया जाए प्रचार किया जाए फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता का जो फीलिंग है जो भावना है उसका प्रचार प्रसार किया जाए है ना सारे जो है देश प्रेमियों के अंदर। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड ऑन वाइटल इंडियन प्रॉब्लम एंड देयर प्रेजेंटेशन बिफोर द गवर्नमेंट और जो है कि जो भी हम लोगों का डिमांड है हिंदुस्तानियों का डिमांड है उसको फॉर्मुलेट किया जाए और जो हिंदुस्तानियों के बड़े प्रॉब्लम्स है बड़े मुद्दे हैं उसको और इसको जो है कि प्रेजेंट किया जाए सरकार के समक्ष रखा जाए। टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री लोगों को जो है ट्रेन किया जाए और संगठित किया जाए पब्लिक ओपिनियन उनकी राय वगैरह ली जाए देश के अंदर। Explain the major ideological differences which emerged among the leader within the first 20 years of the foundation of this organization. इस ऑर्गेनाइजेशन के बनते हुए पहले के 20 सालों में क्या जो है कि आइडियोलॉजिकल जो है कि डिफरेंसेस यानी कि इन लोगों के जो सोच है ख्याल है उनके बीच में क्या डिफरेंस आया क्या अंतर आ गया। द लिबरल नेशनलिस्ट डिड नॉट बिलीव इन एजुटेशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ये आज़ाद ख्याल वाले थे आक्रामक थे। लिबरल नेशनलिस्ट ये बिलीव नहीं करते थे एजुटेशन वगैरह के ऊपर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन के ऊपर है ना। द अर्ली नेशनलिस्ट कैरिड देयर एजुटेशन ये जो लिबरल थे है ना लिबरल का मतलब अच्छा ये लिबरल उनके लिए कहा गया जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं है ना। उदारवादी सॉरी लिबरल का मतलब आज़ाद नहीं या उदारवादी ये उदारवादी जो राष्ट्रवादी हैं ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आंदोलन वगैरह पे भरोसा नहीं करते थे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक रूप से काम करने को ये सब अच्छा नहीं समझते थे। तो ये पिटीशन देते थे याचिका दायर करते थे प्रस्ताव पारित करते थे मीटिंग करते थे कस्बों में शहर में और देश के इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे लिफलेट वगैरह पैम्पलेट वगैरह
देते थे। इसके अलावा प्रिपेयर करते थे, मेमोरेंडम वगैरह बनाते थे गवर्नमेंट समिति के लिए, एंड डेलीगेशन करते थे ऑफ लीडिंग पॉलिटिशियंस टू इंग्लैंड। इसके अलावा द मेमोरेंडम और पिटिशन वेयर नॉमिनली एड्रेस टू द गवर्नमेंट। और ये जो पिटिशन वगैरह याचिका वगैरह होती थी, ये एड्रेस किसको करती थी? ये एड्रेस करती थी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को। दे मेयरली वांटेड टू मिटिगेट द एविल ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड नॉट टू टर्मिनेट इट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ये चाहते थे कम करना, जो बुराइयां हैं ब्रिटिशर्स में उनको कम करना, ना कि उनको पूर्ण रूप से बाहर निकालना। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये कौन है और सवालों के जवाब देने हैं। तो ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये विपिन चंद्रपाल जी का चेहरा है। इनका व्यूज, इनका मत बताना है नेशनल एजुकेशन पे, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा पे, नेशनल एजुकेशन पे इनका क्या मानना था। तो विपिन चंद्रपाल वांटेड एजुकेशन, ये चाहते थे एजुकेशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन नेशनलिस्टिक लाइंस, कि ये जो है कि राष्ट्रवादी रेखा पे संगठित होनी चाहिए राष्ट्रवादी शिक्षा। ही वॉज ऑन द ओपिनियन, ये इस ओपिनियन में थे कि एजुकेशन शुड नॉट ग्लोरीफाई एंड आइडियलाइज द ब्रिटिश रूल, कि जो शिक्षा है ना वो ग्लोरीफाई ना करे ब्रिटिश रूल को और उसको आइडियलाइज ना करे। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट एजुकेशन शुड बिकम, यानी उसकी तारीफ ना करे, है ना, गुणगान ना करे ब्रिटिश साम्राज्य का। ये ओपिनियन में थे एजुकेशन शुड बी एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल प्रोग्रेस, समाज के उद्धार के लिए जो शिक्षा है वही एक सबसे बेहतरीन जो है कि इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, हथियार है। ही कंसिडर्ड इट अ की, ये मानते थे कि ये एक चाबी है विच ओपन्स द ग्रेट ट्रेजर ऑफ इंडियन फिलोसफी, इंडियन दर्शन शास्त्र का ये जो है खजाना खोलेगा, ये एक चाबी है शिक्षा। इसके अलावा हिज बिलीफ अबाउट सोशल इविल्स, जो सामाजिक कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनके ऊपर ये क्या कहते थे। तो देखो ये कहते थे, सबसे पहली बात तो ये बिपिन चंद्र पाल जी जो है ये चाहते थे कि ये इनको हटा दिया जाए, ये जो बुराइयां हैं, आर्थिक बुराइयां और सामाजिक बुराइयां, इनको खत्म कर दिया जाए। ये अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को, है ना, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। एंड अदर रिजिड रूल्स कंसर्निंग इंटर डाइनिंग एंड इंटरमिक्सिंग, ये जो रिजिड रूल्स था ना, रिजिड रूल्स है ना, नियम कानून जो बदले नहीं जा सकते हैं, उसके भी ये खिलाफ थे। ही एडवोकेटेड विडो रीमैरिज, इन्होंने वकालत की कि भाई जो है क्या करना चाहिए कि जो विधवाएं हैं उनका फिर से विवाह होना चाहिए। एजुकेटिंग वुमेन, ही बिलीव्ड ही वाज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एलिवेटिंग देयर पोजीशन, अगर उनको बढ़ावा देना है, उनके पोजीशन को बढ़ाना है, तो औरतों का विकास का सबसे अच्छा, उद्धार का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको एजुकेट किया जाए। हिज सजेशन फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, इरेडिकेटिंग का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या सलाह दिया। ही स्ट्रेस द नीड टू डेवलप इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, स्वदेशी, इंडिजिनस का मतलब देश वाले जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है कि बढ़ावा देना चाहिए, इसके ऊपर जोर दिए। इन्होंने प्रचार किया प्रीच द यूज ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी का इस्तेमाल किया जाए और बाइकआउट किया जाए फॉरेन गुड्स का, यानी कि विदेशी चीज़ों का, टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ताकि जो है पॉवर्टी, गरीबी को और बेरोजगारी को जड़ से खत्म किया जा सके। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल अगर जरा सा भी आपको इससे मदद मिल रही हो तो। थैंक्स।